ठीक है, स्वागत है आप लोगों का। अब देखते हैं, अभी पिछले लेक्चर में जो आरसीसी का लेक्चर लेंगे आज, तो आरसीसी के लेक्चर में पिछला वाला जो वीडियो था उसमें कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो लोगों ने बताया था सर ये वाला समझ में नहीं आया, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का आज देखेंगे टॉपिक क्या रहेगा। दिक्कत कहाँ आ रही थी, जो मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया हुआ था सेक्शन का, जो हमारा आरसी सेक्शन कॉलम सेक्शन था, उसका जो मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया था, उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर वो ऐसे कैसे बना। तो बताते हैं, देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा हो गया बीम का ब्लॉक, यहाँ पे हमारा हो गया स्टील, यहाँ से मैंने स्टील जो था ये इस तरह ऐसे इसलिए बस बना दिया हूँ मैं, होगा ऐसे सर्कुलर शेप में। और इसका एक न्यूट्रल एक्सिस था, और मैंने एक लाइन ऐसे खींच के और यहाँ से इस तरह से करके यहाँ तक, इसको तो प्योर लाइन बनाया था और ऊपर लिख दिया था मैंने सिग्मा सी बी सी, और उसके बाद इधर मैंने कर दिया था इसको डॉट डॉट डॉट। तो ये जो डॉट डॉट किया हुआ था, इसी में बच्चों को दिक्कत थी कि सर ये डॉट डॉट ही क्यों हो रहा है। तो देखिए डॉट डॉट इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर क्या होगा, जो हमारा बीम होता है प्योर बीम कुछ इस तरह से होगा, जब ये इस पर लोड आएगा ढेर सारा, जब इस पर ढेर सारा लोड आएगा तो कैसा होगा, बेंड होगा कि नहीं। जब ये बेंड होगा तो ये बताना ऊपर कैसा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, नीचे कैसा हो रहा है, टेंशन फोर्स जनरेट होगा। जब टेंशन फोर्स जनरेट होगा तो एक चीज़ हमें पता है कि जो कंक्रीट है उसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, अगर मान लीजिए मैं M20 FE 250 की बात कर लें, ये किसके लिए है, ये स्टील के लिए है, ये किसके लिए है, ये कंक्रीट के लिए है। इन दो चीज़ों की अगर बात कर लें तो ये डॉट डॉट क्यों किया हूँ, क्योंकि सिग्मा CBC जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा लगभग 7 न्यूटन प्रति mm²। क्या ये सिग्मा CBC क्या है, ये मेरा परमिसिबल स्ट्रेस है ना। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था। देखिए परमिसिबल स्ट्रेस ये हुआ कि किसी भी बॉडी पे इतना मतलब मैक्सिमम कितना लोड हम दे दें जिससे कि वो फेल ना हो, और उसके जस्ट बाद अगर हमने लोड बढ़ाया तो स्ट्रक्चर हमारा फेल होने वाला है। जैसे 10 है, इसका किसी चीज़ का अगर परमिसिबल स्ट्रेस हमारा 10 न्यूटन प्रति mm² है, 10 न्यूटन प्रति mm² है, इसमें अगर मैंने पॉइंट भी ऐड किया तो हमारा स्ट्रक्चर फेल करेगा, यानी कि हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वो चीज़ होता है परमिसिबल, कि जिसके बाद हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो जाए 10.2 भी हो जाए तो हमें ये कैसा करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सही नहीं है। तो वो हो गया परमिसिबल स्ट्रेस, इससे कम रहेगा एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे सिग्मा ST क्या है, स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस है। अब देखिए सिग्मा CBC कैसे निकालते थे, मैंने बताया था सिग्मा CBC, यानी सिग्मा CBC निकालने के लिए मैंने बोला था जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस होगा FC के, उसमें क्या करूँगा मैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड। आप लोगों को याद होगा मैंने स्टील और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी सही बताया हुआ था कि कितना होगा। तो जो स्टील है, स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो मैंने बताया था कितना, स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था मैंने 1.78 से लेकर के 1.81 तक लेंगे। और कंक्रीट के लिए जो मैंने बताया था 3 और 4 बताया था, ये 3 4 कौन से कंडीशन में होगा उस चीज़ को हम बता देंगे, एक टेंशन में एक कंप्रेशन में होगा, और ये वाला जो होगा कंप्रेशन के लिए होता है 3। तो जो FCK है, FCK कितना हमारा M20 है, 20 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 6.667 आएगा ना। तो इसको ले लेंगे 7 न्यूटन प्रति mm²। फिगर आउट करके ले लेंगे, बढ़ा के, छोटा नहीं करना, थोड़ा बढ़ा लेंगे स्ट्रेस में अच्छा रहेगा। और ऐसे ही थोड़ा जो फिगर आउट में आ रहा है 0.5 से अबव आ रहा है तो अगली संख्या ले लेंगे, उससे कम आ रहा है तो नीचे वाली संख्या ले लेंगे। ऐसे FE 250 के लिए अगर बात करें तो देखिए FE 250 ये वाला आई थिंक समझ गए होंगे, टेंशन कंप्रेशन है ना। ऊपर बेंड हो रहा है यानी लंबाई कम हो रही है तो कंप्रेशन हुआ, नीचे से फैल रहा है यानी टेंशन हुआ। बात कर लेते हैं स्टील वाले के लिए। स्टील की अगर बात करें, देखिए इसका अगर मैं निकालूं सिग्मा ST तो कितना होगा, FCK ऑफ स्टील अपान हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्टील का FCK कितना है यहाँ पे 230, इसमें डिवाइड कर देंगे 1.8 से, तो ये नियर अबाउट कुछ 190 न्यूटन प्रति mm² के बराबर आएगा। तो ये बताना अगर ये 190 है और ये कितना 7 है, तो ये 7 190, 7 से 190 में करें कितना गुना ज़्यादा है, तो उतना लंबी हम लाइन तो बनाएंगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं इसको डॉट डॉट करके, इसको यहाँ पे जब भी डॉट करें इसका मतलब हुआ कि
स्टील के लेवल पर कंक्रीट में कितना स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ये मैंने लिखवाया था, आप लोगों को याद होगा। स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील के लेवल पे कितना स्ट्रेस होगा कंक्रीट में, वो चीज़ को मैंने कंसीडर किया है। तो ये रिलेशन आप लोगों को पता रहा होगा, एक बताया हुआ था मैंने, सिग्मा एस टी इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी, पहला सबसे पहले लेक्चर में। तो एम सिग्मा सी बी सी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस टी अपन एम, यहाँ से ये चीज़ आया हुआ था। तो देखिए सिग्मा सी बी सी और ये दोनों सिग्मा सी बी सी एस टी में अगर एम से डिवाइड कर दूं तो उसको इक्वल हो जाएगा कि नहीं, होगा इक्वल। तो वही चीज़ किया हूँ, सिग्मा एस टी में उससे डिवाइड किया हूँ और इन दोनों को इक्वल करके तब इसको प्योर लाइन करेंगे। जब डिवाइड कर देंगे तब इसको करेंगे प्योर लाइन। जब डिवाइड नहीं करेंगे एम से, यानी मॉडुलर रेशियो से डिवाइड नहीं करेंगे, तब इसको करना पड़ेगा डॉटेड। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत आगे तक जाएगा, इसको डॉटेड करके यहाँ पे एरो बना देते हैं क्योंकि ये दूर तक जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा जानना ज़रूरी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की टॉपिक की, क्या है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बाकी इसमें तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ आरसी सेक्शन, यानी रेनफोर्समेंट सेक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। प्रबलित खंड के प्रकार। और ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, सिंगली बीम की बात कर रहा हूँ, इसलिए प्रबलित खंड बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बीम भी हमें ऐड करना पड़ता। तो क्या हुआ, टाइप ऑफ आरसी सेक्शन, टाइप ऑफ आरसी रेनफोर्समेंट, आरसी मतलब रेनफोर्समेंट सेक्शन। ये होंगे हमारे तीन टाइप के डिफरेंट मेन। पहला होगा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। दूसरा होगा, चलिए एक एक को एक्सप्लेन करते चलते हैं, फिर उसके बाद एक एक का लिखाते चलते क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी। देखिए बैलेंस सेक्शन जो है उसमें हमारा जो ये एक्स से क्या है, आप लोगों को याद होगा एक्स से क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स से हमारा क्रिटिकल, एक्स से हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स से हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया। आगे देखते हैं। देखिए तो अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स से हुआ, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स से, तब ये होगा हमारा बैलेंस, सॉरी एक्स सी और एक्स से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सेक्शन। देखिए तो यहाँ पे जो एक्स से होगा वो एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अभी इसको याद करना है, एक्स से अगर इक्वल हो जाता है एक्स सी के, तब हमारा कैसा सेक्शन होगा, बैलेंस सेक्शन। और डिजाइन करते समय जब किसी भी स्ट्रक्चर का हम डिजाइन करते हैं तो हम यही एज्यूम करते हैं कि हमारा सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन, ये चीज़ एज्यूम करके चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या इक्वल हो जाएगा। जैसे अब देखें, एक चीज़ होता है एक्चुअल में लोड कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए इधर मैंने सेक्शन इसका बना लिया, यहाँ पे स्टील लगा हुआ, यहाँ मैंने स्ट्रेस डायग्राम बना दिया, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। इधर हमने स्ट्रेस डायग्राम बना लिया। चलिए इधर डॉट डॉट करते हैं, ये सिग्मा एस टी बोलता हूँ इसको, ये सिग्मा सी बी सी बोलता हूँ। देखिए ये तो हो गया जो हमारा आइडियल डायग्राम है वो, यानी कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो। एक और इसमें होगा क्या, देखिए ये तब कर, ये इस सेक्शन में जो बैलेंस सेक्शन होगा उसमें सिग्मा सी बी सी, और एक हुआ एक्चुअल में जो लोड स्ट्रेस आ रहा है। देखिए एक सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक यहाँ पे इसको टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए सी और टी लिखता हूँ, सी क्या हुआ, एक्चुअल कंप्रेसिव
स्ट्रेस इन कंक्रीट, और ये हुआ T एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। और ये कब होगा? एट द टाइम आफ्टर लोडिंग। लोडिंग के बाद ये जो C और T हो जाएगा। T क्या हुआ? एक्चुअल टेंसाइल फोर्स। C क्या हुआ हमारा? एक्चुअल कंप्रेसिव फोर्स। यानी लोड लगने के बाद ये जो सिग्मा CB से और सिग्मा ST कब है? ये जब हम डिजाइन कर रहे थे उस समय जो हमारा लिया था ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील, उसके अकॉर्डिंग ये था सिग्मा ST। अब देखिए जब कभी भी XA और XC इक्वल हो जाएंगे तब सिग्मा ST इक्वल टू T के, यानी कि एक्चुअल जो पूरी की तरह से अपना लोड, ये अपना जो इसको यूज कर ले रहा है, जितना इसमें स्ट्रेस जनरेट होने वाला था स्टील में वो पूरी तरह से इसका यूज कर ले रहा है, जितना स्ट्रेस जनरेट होने वाला था कंक्रीट में वो भी पूरी तरह से अपना यूज कर ले रहा है। डिजाइन करते समय हम यही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सिग्मा CBC हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? C के, और जो सिग्मा ST हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? T के। T क्या है? एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। C क्या है? एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये चीज़ हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सबसे पहला हमें ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं है, नहीं याद होगा काम चल जाएगा। ये वाला याद हो जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिक आप कर लोगे। ये तो समझाने वाली बात है, जो तैयारी करेंगे आगे चल के उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ें कि कैसे करेंगे। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी आता है कि किसी भी साइड से हम कैसे भी MR निकाल सकते हैं। MR क्या हुआ? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आज डिस्कस कर लेंगे थोड़ा उसको भी, टाइम रहा तो। देखिए XC इक्वल टू XA के, ये चीज़ आपको मेन याद करना है। किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए। हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलित प्रबलित खंड। संतुलित प्रबलित खंड इसको बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप का सेक्शन बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन की बात करते हैं तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, हमें ये वाला याद हो जाना चाहिए XA इक्वल टू XC, तब कैसा होगा? बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। ये चीज़ें अभी यहीं रहने देते हैं, हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट होगा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये होगा अल्प प्रबलित खंड। अल्प प्रबलित खंड, इसमें अल्प क्या है? प्रबलित खंड मतलब कि अल्प प्रबलित। प्रबलन का मतलब मैंने बताया था कि उसमें कोई टेंसाइल फोर्स बनाने वाले कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर दो जिससे स्ट्रक्चर का टेंसाइल फोर्स इंक्रीज कर जाए। तो चलिए प्रबलित का फिलहाल यहाँ मतलब समझते हैं हम कि छड़ डाला हुआ। अभी छड़ की बात हमेशा हम बात करेंगे, इसकी स्टील रॉड की बात करेंगे RCC में, और बाकी मटेरियल को यूज नहीं किया गया आपके लेवल तक तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे अल्प मतलब कि छड़ की संख्या कम हो गई है, यानी कि छड़ की मात्रा जो है ना, कोई भी स्ट्रक्चर हमने बनाया, छत बनाया या फिर हमने बीम बनाया, उसमें क्या हुआ? छड़ की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, तब उसे बोलेंगे अल्प प्रबलित। अल्प प्रबलित का केस कब होगा? जब कभी भी जो XC होगा वो ग्रेटर देन XA से हो जाएगा। XC और XA अब लिखने की जरूरत नहीं है। XC क्या है हमारा? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी क्रांतिक बल शून्य रेखा। ये वास्तविक बल शून्य रेखा XA हो गया। जब ये हो जाएगा तब ये केस होगा। अब चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ नोट करके लिख लेंगे। सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले स्टील फेल होगा। सबसे पहले स्टील फेल होगा, बाकी बाद में देखेंगे कि कंक्रीट फेल होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले स्टील फेल होगा। मेन नोट करने वाली पॉइंट इसमें ये है अंडर रेनफोर्स वाले में। अब देखते हैं कैसे, यानी सबसे पहले स्टील फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जो सिग्मा ST था वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच गया। जो हमारा एक्चुअल TA है, जो एक्चुअल स्ट्रेस है T, यहाँ लिखा ना एक्चुअल स्ट्रेस इन एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, वो क्या हुआ? अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच गया। लेकिन अभी कंक्रीट नहीं पहुंचा हुआ है, कंक्रीट अभी कम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिग्मा CBC है वो ग्रेटर देन अभी किसके है? C के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए ये वाली लाइन यहाँ तो पहुँच गई, लेकिन अभी ये वाला इधर ही कहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का
ये सिग्मा CBC है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का भी क्या है, C ही है। यानी कि अभी वो कंक्रीट हमारा अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुँचा हुआ है, स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुँच गया है। अब इस यहाँ पर नोट करने वाली बात हमारी ये है, हम जब कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं या फिर ये कोशिश करते हैं कि हमारा सेक्शन हमेशा और हमेशा कैसा रहे, अंडर रेनफोर्स रहे। अंडर रेनफोर्स रहने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा स्टील फेल होगा। स्टील फेल होगा तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कंक्रीट में स्टील क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहे ताकि स्टील फेल हो, और स्टील फेल होगा तो वो हमें पहले बेंड होगा, पहले स्ट्रेट रहेगा हमारा कोई सेक्शन तो बेंड होगा स्टील फेल होने का। फेल होने का मतलब नहीं कि अचानक टूट गया, पहले बेंड होगा ये, तब हमें पता चल जाएगा स्ट्रक्चर हमारा फेल होने वाला है, हम बच के निकल लेंगे। अभी हमारा स्टील फेल होने वाला है, अब जबकि कंक्रीट शेप टू शेप अपने जैसा उसका शेप रहेगा वैसा बना रहेगा। तो देखिए अब इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आघूर्ण, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ यही चीज़ समझ लेते हैं। प्रतिरोध आघूर्ण MR, जो MR निकालेंगे वो किधर से निकालेंगे, ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें टेंशन की तरफ से निकालने पे, फ्रॉम टेंशन साइड। टेंशन साइड से MR निकालेंगे। निकालने के लिए हम कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर हमें वहाँ पे C कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, we can also calculate MR from compression side। देखिए टेंशन साइड कंप्रेशन साइड बताने के बार बार हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार बता दिया वो चीज़ याद होना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस हुआ, इसके ऊपर हो गया कंप्रेशन, इसके नीचे हुआ टेंशन। तो देखिए कंप्रेशन मतलब कि सिग्मा CBC वाला चीज़ यूज करेंगे। टेंशन देखिए, टेंशन में क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी C की बात कर रहा हूँ मैं, C की बात कर रहा हूँ। अगर C को कैलकुलेट कर लिया हमने, अगर C को कैलकुलेट कर लिया, C को कैलकुलेट कर लिया तो हम टेंशन कंप्रेशन साइड से भी MR की वैल्यू निकाल सकते हैं। MR की वैल्यू C की इधर से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए सबसे इजी होगा कि MR की वैल्यू हम टेंशन साइड से निकाल दें, एक फार्मूला अप्लाई करना है, निकल जाएगा। इधर से निकालने के लिए, कंप्रेशन साइड से निकालने के लिए हमें दो फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लिखा देते हैं कि इससे निकलेगा, अच्छी बात है, उससे भी निकलेगा, लेकिन जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं आगे चल के, वो ये भी जानेंगे कि इस वाले वैल्यू से हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम निकाल सकते हैं। लगभग पॉइंट में डिफरेंट आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। MR में पॉइंट में डिफरेंट आएगा अगर मैंने कंप्रेशन साइड से निकाल लिया तब। बस क्या करना पड़ेगा, C की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो चीज़ हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस चीज़ को हम बता देंगे। ऐसे ही सिंपल है, जैसे हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का डेरिवेशन किया हुआ था, सेम उसी तरह से वही वाला डेरिवेशन अप्लाई करनी है, वही वाला सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और C का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसको मैं कंप्रेशन साइड से भी निकाल देंगे MR का वैल्यू। अभी फिलहाल ये हवा में चल रहा होगा बात, लेकिन फिलहाल याद रखेंगे इसको। अभी जब मैं MR निकालूंगा क्या होता है तब उस टाइम पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें ये हो गया, और एक चीज़ और नोट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने बताया है, चलिए बोल देता हूँ, नोट करने से नहीं मतलब आप लोग बोल रहा हूँ जो चीज़ को लिख लेना। हमेशा और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेक्शन हो वो कैसा हो, या तो बैलेंस सेक्शन हो। बैलेंस सेक्शन होगा तब भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि जो कंक्रीट छत बनाया हुआ हमने, चलिए बैलेंस सेक्शन की डिस्कस कर लेते हैं। छत बनाया हुआ हमने और उसमें स्टील डाला और कंक्रीट डाला। अब ये बताइए अचानक से दोनों चीज़ें अगर फेल हुई, क्या कहा गया उसमें कि एक्स से जो होगा, C जो होगा अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे, यानी कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे और स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे, दोनों एक साथ पहुँचेंगे। दोनों एक साथ पहुँचेंगे तो टूटेगा, दोनों इकट्ठे टूटेगा तो नुकसान करेगा हमें। तो इसलिए हमें चाहिए होता कैसा, कंप्रेशन वाला। कंप्रेशन वाला हो जाएगा तो उससे क्या होगा,
अंडर रेनफोर्स होगा, उससे क्या होगा कि स्टील पहले फेल हो जाएगा, कंक्रीट हमारा वहीं पे बना रहेगा, और कंक्रीट वहीं पे बना रहेगा मतलब वो फेल होकर नहीं गिरेगा। कंक्रीट है ब्रिटल मटेरियल, अगर ब्रिटल मटेरियल कोई फेल होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, अचानक से गिरता है। जबकि जो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, झुक जाते हैं, जिससे हम बच के निकल सकते हैं। बताइए आप सोए हुए हो और फेल हो जाए अगर ब्रिटल मटेरियल यानी कंक्रीट अचानक से फेल हो, अपने कंक्रीट अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाए तो अचानक से गिरेगा, दब जाएंगे ना, ऐसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। जबकि अंडर रेनफोर्स यानी अगर स्टील फेल होने की कोशिश करे तो धीरे धीरे झुकेगा, जिससे हम बच के निकल सकते हैं आसानी से। ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कोई डाउट होगा फिर पूछ लेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इसको पूरा इरेज करेंगे हम, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तीसरा वाला ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अति प्रबलित खंड। अति प्रबलित खंड। अब देखिए ओवर रेनफोर्स वाले में क्या होगा, पहले इसका थोड़ी कहानी सुन लेते हैं फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ओवर रेनफोर्स वाले में क्या होगा कि जो हमारा कंक्रीट होगा, ओवर रेनफोर्स मतलब कि इसमें छड़ बहुत ज़्यादा हो गया है, अब छड़ में मतलब कि स्टील में ये फेल नहीं होने वाला, स्टील हमारा मजबूत है, वो अपने यथास्थान पर बना रहेगा। फेल क्या होगा, कंक्रीट फेल होगा। अब कंक्रीट फेल होगा यानी कि अब कंक्रीट है कैसा, ब्रिटल मटेरियल है, भंगूर है। जब भंगूर चीज़ें फेल होती हैं, अभी मैंने बताया बहुत खतरनाक होती है, वो अचानक से टूट के नीचे गिरता है। जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर हमारा छत ओवर रेनफोर्स होता, डिजाइन करते समय हम उस चीज़ को ध्यान न देते, अगर ओवर रेनफोर्स होता तो होता क्या कि अचानक से गिरता, यहीं आपके सामने हम भी यहीं दबे मिलते हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि इस चीज़ से थोड़ा इग्नोर करेंगे कि ओवर रेनफोर्स हमारा सेक्शन ना हो। अगर ओवर रेनफोर्स होता है तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि क्या करना है ना, ओवर रेनफोर्स होगा तो उसके लिए मैंने बताया है कि क्या करना है। गर्मी बहुत है, क्या करें, लाइट भी नहीं है, थोड़ा हम बनाते बनाते लाइट चली गई वीडियो, तब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसे रोक भी नहीं सकते, अब कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा, इस चीज़ को देखेंगे ज़रा। चलिए देखते हैं ओवर रेनफोर्स जब होगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सेक्शन तो ओवर रेनफोर्स बनाना नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगली बीम चल रहा ना, तब डबली बीम बनाएंगे। जब कभी भी हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाए तो हमें कैसा बीम बनाना है, डबली बीम बनाना है, बस यही एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अदरवाइज ओवर रेनफोर्स बना देंगे, बना दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आज बनाया कल गिर जाएगा, पता नहीं कब गिरेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आज बनाया कल गिर जाएगा, गिरेगा धीरे धीरे, लेकिन गिरेगा जरूर। और जब भी गिरेगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा ही, जब गिरेगा तब की बात हो रही है, जब गिरेगा, जब फेल होगा तो किस में फेल होगा, जब भी फेल होगा हमेशा किस में, कंक्रीट में फेल होगा। इतना आसान भी नहीं है कि हमने ढेर सारा छड़ लगा दिया और आज ही गिर जाए, ऐसा भी नहीं होता है, वो गिरेगा धीरे धीरे, देखा जाएगा कब गिरेगा। चलिए ओवर रेनफोर्स के केस में क्या होगा, जो एक्स है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एक्सी से। याद रखेंगे इसको, यही मेन पॉइंट हमारा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा एक्सी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ नोट करके लिख लेंगे, स्ट्रक्चर विल बी फेल इन कंक्रीट। कंक्रीट या बोल दें कंप्रेशन में फेल होगा, ये भी बोल सकते हैं कंप्रेशन में फेल होगा, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंप्रेशन में फेल होगा। तो जब कंप्रेशन में फेल होगा तो इस टाइम पे देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर से निकालेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, अगर कन्फ्यूजन होती है तब, जिसमें फेल होता है, ये इतना तो याद रखना पड़ेगा कि ओवर रेनफोर्स केस में किस में फेल हो रहा है, कंक्रीट में फेल हो रहा है। कंक्रीट में फेल हो रहा है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे, कंक्रीट का, यानी कि इधर से निकालेंगे कंप्रेशन साइड से, ईजी के लिए। बाकी अभी मेथड बताऊंगा, 2 फार्मूला यूज करना चाहो तो कर लो, बाकी अगर जल्दी से 1 फार्मूला करना चाहते हैं तो कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, हमारा ईजी हो जाएगा। देखिए अगर ये एक्स से हो गया तब एक डायग्राम जरा बनाना पड़ेगा, मिट गया मुझसे फिर से। देखिए ये चीज़ जो था ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा सी बी सी इक्वल होगा किसके, सी के, यानी एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल हो जाएगा किसके, जो डिजाइन स्ट्रेस हमारा परमिसिबल स्ट्रेस था उसके इक्वल हो जाएगा, यानी सिग्मा सी बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी के।
इससे पहले जो बताया था मैंने अंडर रेनफोर्स वाला, उससे ठीक उल्टा होगा। उसमें क्या हुआ था, उसमें सिग्मा एस टी के इक्वल हुआ था, इसमें सिग्मा सी बी सी के इक्वल होगा। और लेकिन ये जो हमारा स्टील है, स्टील अभी क्या होगा, इधर ही कहीं होगा, यानी कि सिग्मा एस टी ये था तो ये टी ए यहीं तक है, टी हमारा जो है यहीं तक है, जबकि सिग्मा एस टी मान लेते हैं हमारा यहाँ तक है। तो बड़ा कौन सा है, सिग्मा एस टी बड़ा है ना, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एस टी जो है वो हमारा ग्रेटर देन किसके रहेगा, टी के। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परमिसिबल स्ट्रेस पे जाएगा तभी तो टूटेगा ना जी। पहले ही बताया ना परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, ऐसा स्ट्रेस जिससे एक भी पॉइंट अगर मैंने इंक्रीज किया स्ट्रक्चर फेल। तो एक्चुअल वाला कौन सा स्ट्रेस हमारा, सी को एक्चुअल स्ट्रेस माना हो, सी जो है इक्वल हो जाएगा कंप्रेसिबल स्ट्रेस या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फेल। किस में, कंक्रीट में। और जबकि स्टील में क्या है, स्टील में ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसमें छड़ प्रोवाइड किया है तो स्टील फेल नहीं होगा, वो अभी परमिसिबल स्ट्रेस पे अपने नहीं पहुँचा है, यानी कि फेल नहीं होने वाला है, वो कुछ दूरी कम ही रह गया। तो वो इसलिए इसको हो गया इस तरह से, यानी कि ये पहला वाला एक्चुअल वाला ये था, यानी टी ए और सॉरी सिग्मा एस टी जो परमिसिबल स्ट्रेस हमारा इतना है, जबकि फेल हुआ जब स्ट्रक्चर उस टाइम पे स्टील में स्ट्रेस कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हुआ। यहाँ एम आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम टेंशन साइड, सॉरी कंप्रेशन साइड। बाकी हम टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा टी आफ्टर टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ टी वी कैन आल्सो कैलकुलेट एम आर फ्रॉम टेंशन साइड। यहाँ से ऐसे लाइन कर देता हूँ, एम आर फ्रॉम टेंशन साइड। टेंशन साइड से भी एम आर निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे अभी कैसे करना है। देखिए क्या करना है, एम आर फ्रॉम टेंशन कंप्रेशन साइड किसके लिए, ओवर रेनफोर्स के सेक्शन में। अंडर रेनफोर्स के सेक्शन में एम आर फ्रॉम टेंशन साइड होता था, लेकिन मैंने अभी बताया कि दोनों साइड से, दोनों तरफ से अगर मैं निकाल लूँ, दोनों फार्मूला लगा कर निकाल लूँ तब भी आएगा। बस हमें क्या चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार टी कैलकुलेट करना पड़ेगा ओवर रेनफोर्स वाले में, अंडर रेनफोर्स वाले में हमें सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो बता देंगे कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट फार्मूला पता होता है, उससे कर देते हैं। अच्छी बात है कि आप लोगों को बता दूंगा, आगे काम आएगा। बहुतों लोगों को नहीं पता होता, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, कोई शायद बहुत कम ही लोग बता पाएंगे इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप लोग पूछेंगे सर इन सब में तो बता दे रहे हैं कि एम आर किधर से कैलकुलेट करेंगे, दो में तो बता दिया, अंडर और ओवर रेनफोर्स वाले में। अगर बात करें बैलेंस सेक्शन वाले में क्यों नहीं बताया सर आपने, तो मेरी गलती है, नहीं बताया, अब बता दे रहा हूँ। बैलेंस सेक्शन में इसलिए नहीं बताया ना कि वहाँ पे एक्स से इक्वल टू हो जाता था एक्स सी के, यानी कि चाहे टेंशन स्टील का और कंक्रीट का दोनों अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे एक साथ पूछते हैं, तो वहाँ पे एम आर दोनों साइड से निकालेंगे तब भी इक्वल आएगा। एम आर फ्रॉम टेंशन साइड और कंप्रेशन साइड, दोनों साइड से निकालेंगे तो इक्वल ही आएगा। कंप्रेशन साइड से निकाल दे चाहे टेंशन साइड से निकाल दे, हमारा एम आर इक्वल आने वाला है। इतना था हमारा सेक्शन के विषय में इंट्रोडक्शन, कि चाहे अंडर रेनफोर्स कैसा होगा, ओवर रेनफोर्स कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन कैसा होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दें आप लोगों को कैसा होगा। देखिए, जो हमारा बैलेंस सेक्शन जो होगा वो हम कब सेक्शन ऐसा एज्यूम करते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। आप लोग भी डिज़ाइन करोगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी आप लोग यही एज्यूम करके चलोगे कि हमारा सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है। बैलेंस सेक्शन है तो उस केस में हम सिग्मा एस टी सिग्मा एक्स ए एक्स सी के इक्वल करते हैं और एम आर के बाद फार्मूला लगाते हैं, चाहे टेंशन साइड से निकाल दे चाहे कंप्रेशन साइड से निकाल दे, दोनों वैल्यू सेम टू सेम आने वाली है। इस चीज़ से कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सेक्शन वाला। बात करते हैं अंडर रेनफोर्स वाला। अंडर रेनफोर्स वाला अगर आता है हमारा सेक्शन, अंडर रेनफोर्स आता है तो उस केस में क्या करते हैं कि हमारा जो ये एक्स ए होगा वो लेस देन हो जाएगा एक्स सी के, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा।
ये इस समय क्या है, एक्स हमारा ग्रेटर देन एक्सी है, लेकिन बैलेंस सेक्शन वाले में जो एक्सी का वैल्यू होगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो बड़ा हो जाएगा किसके, एक्सेस से। इसका वैल्यू mm में आता है, डिस्टेंस है याद रखना, लेंथ है ये, mm में आएगा, वो बड़ा हो जाएगा एक्सेस से। तब क्या एक्सी बड़ा हो जाएगा एक्सेस से, तब हमारा बैलेंस सेक्शन है। उस केस बैलेंस सेक्शन सॉरी अंडर रेनफोर्स, अंडर अल्प प्रबलित, अल्प प्रबलित में मैंने बताया पहले अल्प प्रबलित, यहीं से याद रखेंगे अल्प प्रबलित। अल्प प्रबलित मतलब कि छड़ थोड़ी सी कम है, छड़ कम है तो फेल किस में होगा, छड़ में फेल होगा। छड़ में फेल होगा तो उस केस में क्या हुआ, हमारा अच्छी बात है कि छड़ में फेल होना भी चाहिए, ताकि हमारा जो फेल होने से पहले स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन दे दे कि हम फेल होने वाले, हमें बचा लो। तो जिस साइड से स्ट्रक्चर हमारा फेल होता है उसी साइड से अगर मैं MR निकालता हूँ तो एक ही फार्मूला में हमारा MR निकल जाएगा। अदरवाइज मेरे को 2 फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार C कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके टेंशन साइड से निकाल सकते हैं। अगर कंप्रेशन साइड से अगर निकालने की कोशिश करें अंडर रेनफोर्स वाले के केस में, तब C भी निकालना पड़ेगा और 2 फार्मूला से होगा। फिर C का एक बार C का निकालने वाला फार्मूला, एक बार MR वो वाला जो फार्मूला रहेगा उसमें रख कर निकालेंगे। ओवर रेनफोर्स के केस में एक्स हमारा ग्रेटर देन एक्सी से हो गया, एक्स हमारा ग्रेटर देन एक्सी के हो गया। और इस केस में क्या हुआ, हमारा जो एक्स से ग्रेटर हो गया, यानी कि कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा, अति प्रबलित यानी कि स्टील की मात्रा ज़्यादा होगी, कंक्रीट की मात्रा कम होगी। अब क्या करेगा, स्ट्रक्चर किस में होगा, जिसकी वैल्यू कम हुई है उसी में ना फेल होगा, यानी किस में होगा, कंक्रीट में फेल होगा। कंक्रीट कैसा हमारा ब्रिटल मटेरियल है, जब ब्रिटल मटेरियल फेल होता है तो भैया वो घातक होता है, पहले ही बता दिया। और बाकी इस चीज़ को डिस्कस कर ही दिया कि ये चीज़ कैसे होगा, इतनी चीज़ें होंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थोड़ा उससे हम ये पता कर लेंगे कि बैलेंस सेक्शन है कि अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है, कैसा है कैसा नहीं है, वो न्यूमेरिकल करेंगे। हम आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, उससे देख लेंगे आप लोग कि कैसा है। अभी चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा सेक्शन होगा, फिर उसका डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। चलिए देखते हैं, थोड़ा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर लेते हैं, उससे पता कर लेंगे कि हमारा अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है कि बैलेंस सेक्शन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे कि एक प्रबलित एक सिंगली रेनफोर्स बीम है जिसका माप 300 गुणे 500 है। चलिए मैं सीधे वो बना देता हूँ, समझा दूंगा क्वेश्चन, फिगर बना देता हूँ। एक साइड सॉल्व कर देंगे, एक साइड फिगर बना देते हैं। ये 300 mm हो गया, ये 550 mm हो गया। इसमें 4 बार हम लगा देते हैं, 4 नंबर ऑफ बार लगाते हैं। यहाँ देखिए ये नीचे से है पूरा, याद रखेंगे कैपिटल D है, ये कैपिटल D इतना। और क्वेश्चन में मान लेते हैं हमें दे दिया है इसका इफेक्टिव कवर दे दिया, कितना दिया, 40 mm, 40 mm, 40 mm। और क्वेश्चन में बोला है 4 नंबर ऑफ बार यूज किया गया, 4 नंबर ऑफ बार एट द रेट, 4 नंबर ऑफ बार 20 mm डाया का है, यानी कि 4 बार यूज किया गया है। और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका बैलेंस सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन कैसा है, उस चीज़ को हमें निकालना है। देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। बोला है कि एक सिंगली रेनफोर्स यानी एकल प्रबलित धरण खंड है जिसकी माप 300 mm गुणे 500 mm है तथा जिसमें 4 नंबर 20 mm डाया का 4 बार लगे हुए हैं और जिसकी क्लियर इफेक्टिव कवर कितना है, जिसका इफेक्टिव कवर है 40 mm। तो पता करें कि धरण खंड कैसा है, मतलब किस प्रकार का धरण खंड है। यदि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है तो पता करें। चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन बना के सॉल्व करते रहेंगे। देखते हैं। देखिए एक चीज़ यहीं पे निकाल लेते हैं इधर साइड में। ये तो गिवन डेटा था हमारा, ये क्या था,
गिवन डेटा था हमारा। अब देखिए हमें चाहिए होगा क्या, सिग्मा सी बी सी। तो सिग्मा सी बी सी चाहिए होगा तो मैंने उसके लिए आप लोगों को बताया था क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से एफ सी के में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, एफ सी के अपान एफ ओ एस, यानी कि एफ सी के कितना होगा, कंक्रीट के लिए बात करूँ सिग्मा सी बी सी, यानी सी बी सी यानी कंक्रीट की बात कर रहा हूँ तो कितना होगा 20/3, वैल्यू कितना आएगा 6.667। तो मैंने बोला था पॉइंट अगर 5 से अबव रहेगा तो उसको कितना लगेंगे, अगली डिजिट में कर देंगे। तो यानी सिग्मा सी बी सी हमारा कितना हो जाएगा 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। नेक्स्ट बार करते हैं Fe415 ग्रेड अप, यानी सिग्मा एस टी की बात करते हैं तो सिग्मा एस टी इक्वल टू हो जाएगा एफ सी के अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि 415 अपान कर देंगे 1.78 से लेकर 1.81 तक मैंने बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए। तो इसके लिए कितना होगा 1.8 ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1.8 ले लेंगे तो आई थिंक इसका आएगा वैल्यू 229.28 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर समथिंग आएगा। तो इसको फिगर आउट करके 230 कर देते हैं, 230 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। चलिए हमें सिग्मा एस टी मिल गया, सिग्मा सी बी सी मिल गया। और बात करते हैं मॉड्यूलर रेशियो भी चाहिए होगा हमें, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो एम, मॉड्यूलर रेशियो एम का फार्मूला मैंने बताया हुआ था आपको 280/3 सिग्मा सी बी सी। देखिए ये टफेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप का आ सकता है, अदरवाइज आपको सिग्मा एस टी सिग्मा सी बी सी और एम का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया। उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ को बता दिया यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं 280 अपान, यहीं पे कर लेते हैं, 280 अपान हो जाएगा 3 इंटू कितना, सिग्मा सी बी सी कितना 7 है। अब इसको डिवाइड करिए आप लोग, ये आ जाएगा 140/7, 40/3 ये आ जाएगा 33.3। तो इसे m का वैल्यू मैं फिगर आउट करके ले लेता हूँ 13, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा इसलिए इतना कर देता हूँ। इतना हो गया। चलिए ये तो हमारा जो चीज़ें अभी फार्मूला में यूज होने वाली थी वो चीज़ निकाल लिया। एक चीज़ और निकाल लेते हैं अभी, वो उसकी भी यूज होने वाला हमें, क्या है वो, AST एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील AST। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालना, n इंटू π/4 इंटू फाइव का स्क्वायर। फाइव क्या है, बार है, डाया ऑफ बार है। तो n कितना है 4 है इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। देखिए 4 से 4 क्यों आया, नंबर ऑफ बार कितने हैं 4 हैं इसलिए 4 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400, ये आएगा लगभग 1256.6 mm स्क्वायर। तो इसको भी फिगर आउट करके ले लेते हैं, सिग्मा एस टी इक्वल टू, चलिए इतना ही रहने देते, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला दिक्कत, AST। अच्छा, ये आरसीसी मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि सबका आपका जो वैल्यू होगा सेम टू सेम मैच करे, पॉइंट में डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है, देखिए मैंने जब जैसे बोला था अभी इसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं छोड़ देता तो फिर हमारा न्यूमेरिकल कुछ और आता, अगर आप लोग लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। जैसे यहाँ पे 13.33 था, मैंने 33 छोड़ दिया, 13 ले लिया, अगर कोई इसको लेके करेगा तो उसका अलग आएगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो उसको लेके चलें, वैल्यू बहुत ही कम अंतर आएगा तो वो सही है, कोई गलत नहीं है वो। इतना हो गया। अब बात करते हैं, चलिए सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XA, XA को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि XC। तो XC इक्वल टू होगा M सिग्मा CBC इंटू D अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। चलिए थोड़ा D की बात कर लेते हैं। D इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर, कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D कितना है 550
इफेक्टिव कवर देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या है हमारा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर दिया है, यहाँ पे माइनस कर देते 40, कितना आ जाएगा हमारा 510 mm। वैल्यू रखते हैं सारा, m की वैल्यू कितना है 13 इंटू CBC की वैल्यू 7 इंटू D की वैल्यू कितना आ गया 510, 13 इंटू 7 प्लस 230। XC की वैल्यू हमारा आ गया, XC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मेरा आया हुआ है 147 पॉइंट कुछ आया हुआ है, 144.57 समथिंग आया हुआ है मेरा। और ये डिस्टेंस किस में आएगा mm में आएगा, ये आया मेरा 144.57 mm आया हुआ है। अब इसके बाद ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी CXC का वैल्यू आया हुआ है। अभी हमारे पास बचा हुआ है क्या निकालने के लिए, बचा हुआ है हमारे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए। तो ऊपर की चीज़ें इरेज करेंगे और वहीं पे करेंगे, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। याद रखेंगे कि हमारा इसकी वैल्यू से जो एरिया ऑफ स्टील का आया था 1256 और मॉडुलर रेशियो M का वैल्यू कितना था 13। चलिए और यहाँ बात कर लेंगे दूसरी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करेंगे यानी XA करेंगे। तो XA का फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ था आपको, BXA² इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA, ये मैंने लिखवाया हुआ पहले भी। सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। B की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 300 इंटू XA का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल टू M का वैल्यू कितना है 13 है, इंटू AST की वैल्यू अभी मैंने निकाला था 1256, D की वैल्यू अभी हमने निकाला 510 यहाँ पे देखो, और XA तो निकालना ही है, तो XA को तो ऐसे ही रहने देंगे, उसको तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें और इसको डिवाइड करके इधर कर दें, ये आ जाएगा 150 आएगा कि नहीं 150 हो जाएगा ये, और XA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 1256.5 इंटू 150 510 माइनस XA, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, XA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 108.9 आ जाएगा, 108.9 माइनस XA। अब जरा ये चीज़ें भी इरेज करना पड़ेगा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हमें ये याद करना कि कितना था XA इक्वल टू 144.57, इस चीज़ को भी इरेज कर लेते हैं। XA स्क्वायर माइनस इक्वल टू 108.9 इंटू 510 माइनस 108.9 XA। इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, सारी चीज़ें एक साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो XA स्क्वायर ये माइनस था, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 108.9 XA स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस था इधर आएगा, अरे सॉरी प्लस था इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 55539। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आप लोगों का हो सकता है दूसरा है, मैंने पॉइंट छोड़ा हुआ है तो मेरा ये आया हुआ है इक्वल टू 0। अच्छा ये कैसा हुआ, अब देखिए सीधराचार का मेथड आप लोग जानते होंगे, उससे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा इजीली आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे तो काफ़ी टफ आएगा। इसमें से एक दो पद आएंगे, हमारा द्विपद है नहीं, ये द्विपद समीकरण है ये, इसमें से हमारा 2 पद आएंगे, एक हो सकता है प्लस में आए, दूसरा हो सकता है माइनस में आए। तो जो माइनस वाला टर्म आएगा उसको हम छोड़ देंगे, जो प्लस वाला आएगा उसको लेके चलेंगे। तो देखिए रखते हैं इसको जरा, यहाँ इंटू 1 हो सकता है कि नहीं, इंटू 1 इसमें भी, तो इसको AX स्क्वायर प्लस BX
प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक आइडियल इक्वेशन है हमारा। ये कैसा है? आइडियल इक्वेशन है। इससे कंपेरिजन करेंगे, इससे कंपेरिजन करेंगे तो हमें a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है 108.9, c इक्वल टू कितना है हमारा, देखिए यहाँ प्लस में इधर माइनस में, तो माइनस के साथ लेंगे 55539, इतना है हमारा c इक्वल टू। अब जरा श्रीधराचार्य का मेथड लगाएंगे भाई, श्रीधराचार्य मेथड। इसको याद करेंगे, 144 था, इसको कहीं लिख लेते हैं। x इक्वल टू 144.5 mm, x इक्वल टू था। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, x a इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए देखिए सारी वैल्यू रखते हैं हम इसमें। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 108 है, माइनस 108.9, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, प्लस माइनस रूट में 108.9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 इंटू सी का वैल्यू कितना 55539। टोटल का पान क्या है 2a, टोटल का पान 2 इंटू 1। सबको सॉल्व करते हैं। सबको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे हमारा वैल्यू कितना आता है। तो ये आ जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएंगे कि नहीं, प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए इसका स्क्वायर प्लस इसको कैलकुलेट करके करेंगे, पूरा जुड़ जाएगा। और जो पूरा कर देंगे कैलकुलेट करके जुड़ जाएगा हमारा। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग करना कैलकुलेशन, ये माइनस कैसा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है ना, इतना तो आप लोगों को पता होगा। इसको कैलकुलेट करना आप लोगों का कितना आता है। ये इक्वल टू हो गया माइनस 108.9 प्लस माइनस 487.39 कुछ समथिंग अपान 2, इतनी वैल्यू आई। देखिए ये माइनस, एक बार माइनस वाला टर्म्स लेके चलेंगे तो वैल्यू हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस हमें नहीं लाना है, वैल्यू हमेशा प्लस में लाना है। ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के माइनस ही होगा, मतलब ऐड हो जाएगा और साइन माइनस में रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में हमारा वैल्यू आएगा, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है। ये 487.39 वाला वैल्यू प्लस वाला लगाएंगे और ये माइनस है, तो इसकी वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट किया था हमारा आया था 187 आ गया था, 187.42 mm। कब आया, जब मैं प्लस वाला लेके चला, तब जब मैं पॉजिटिव वाला लेके चला साइन, पॉजिटिव वाला साइन लेके चला, तब हमारा आया 187.42 mm। अब देखिए हमारा x से निकल गया, x से निकल गया, x इक्वल टू हो गया 187.42 mm, ठीक। और x से हमारा निकला हुआ पहले से 144.5, 187.42 आ गया हमारा x से, 144.5 mm आ गया हमारा x। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, सेक्शन पता करने के लिए कि अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है कि बैलेंस सेक्शन है। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ XA एंड XC। XA और XC के कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, हमारा जो XA है वो ग्रेटर देन XC से हो जा रहा है कि नहीं। देखिए XA 187 है और XC हमारा 144 है, तो वो ज़्यादा आ रहा है ना XC से, तो इसलिए हमारा सेक्शन कैसा होगा, हेंस आवर सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अब हमारा सेक्शन कैसा होगा, ओवर रेनफोर्स होगा। यही हमें पता करना था कि किस टाइप का हमारा सेक्शन है, ठीक है।
तो इस तरह से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। इजी है, बस फार्मूला लगाना है XA का XC का, और याद रखना है एक ये वाला फार्मूला कि हमेशा लगेगा जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, किस में, केवल और केवल इसमें WSM में ये फार्मूला लगेगा। LSM वाले में तो अलग तरीके से निकल जाएगा वो। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये वाला फार्मूला माइनस होता है पहले, इतना याद रखेंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, प्लस लगा देते हैं यहाँ, माइनस B प्लस माइनस रूट में B स्क्वायर माइनस 4AC/2A होता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद XA की वैल्यू निकाल लेंगे और XC की वैल्यू पहले ही निकाले रहेंगे, फिर दोनों को कम वो कर लेंगे, तुलना कर लेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। ज़्यादा कम जैसे होगा उसके हिसाब से हमारा सेक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसका रिलेशन आप लोगों को बता दिया। अगर ज़्यादा हो गया XA तो ओवर इनफोर्स हो गया, अगर कम हो गया तो अंडर इनफोर्स हो गया, अगर बराबर हो गया तो कैसा हुआ, बैलेंस सेक्शन हुआ। ठीक, इतना चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन करेंगे फिलहाल। अच्छा तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ओवर करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे साथ ही साथ। अब इसके बाद आप लोग बुक उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, अब सॉल्व कर सकते हैं। ये आज न्यूमेरिकल करा दिया, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।